हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल विजन्स इंस्टीट्यूट में। और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं PHU-BSc मैथ्स ग्रुप एंट्रेंस पेपर 2018 के फिजिक्स पार्ट का जो है सलूशन। जी हाँ, इसके पहले 2019 पार्ट का सलूशन आपको जो है हमने वीडियो बना चुका है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। ये 2018 का सलूशन कर रहे हैं और इसी तरह करते करते 2008 तक का सलूशन मैं आपको जो है दूंगा कंटिन्यू। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पार्ट का दूंगा। अभी फिजिक्स का दे रहा हूँ, फिर मैथ और केमिस्ट्री का भी आपको दूंगा। तो इसमें पर क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको 50 क्वेश्चंस का जो है दिया जाता है सॉल्यूशन करने के लिए 2.5 घंटे में। तो इस बार चूँकि हो सकता है ऑनलाइन पेपर हो तो कुछ कंसेप्ट चेंज करें, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी जो है संभावना है होने की, तो कोई दिक्कत आपको जो है नहीं होगा। 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने होंगे। 50 क्वेश्चंस के अबाउट आपको 50 कंसेप्ट पेपर में मिलेगा। तो 50 कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। क्वेश्चंस को कैसे ट्रिकली सॉल्व करते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है उपयोगी होगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इंट्रेंस पेपर में जो है 4 सेट बनते हैं, ठीक 3 या 4 सेट बनते हैं। सभी सेट्स में क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का सिक्वेंस जो ऊपर नीचे होता है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी और सेट में क्वेश्चन ये जो है दूसरे रैंक पे हो, दूसरे पोजीशन पे हो। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2018 में जो है हमको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे रहेगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे पहले नंबर पे हो सकता है दूसरे सेट में वो 10वें नंबर पे हो। तो जिनके पास प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो अपना सोल्यूशन जो है मिला लेंगे, क्वेश्चंस वही रहेंगे, सीक्वेंस हो सकता है चेंज हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि किसी वृत्त पर गतिशील कण का कोणीय संवेग यल है। यदि घूर्णन की आवृत्ति दूनी कर दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या पर कण गतिशील है, उसकी त्रिज्या इस प्रकार ढा दी जाए कि गतिज ऊर्जा जो है आधी रह जाए। तो कोणीय संवेग क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एल बराबर आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम। 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा से कर दिया, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोग के मानते हैं। तो ये आपको दे देगा 2 के अपान में ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 2πf कैंसिल कर देंगे तो के अपान एफ इस फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ से अगर आप रेशियो निकालें तो L1/L2 K1/K2 F2/F1 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K2 इक्वल टू K1/2 दिया हुआ है, F2 इक्वल टू F1 दिया हुआ है। पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे आपको जो है ये L1 था, ये L1L था और ये L2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि L2 की जो वैल्यू होगी L1 में 4 हो जाएगी। L1 की वैल्यू L दी हुई है तो L2 इक्वल टू L/4। तो ये आपका जो है L/4 वाला जो कंसेप्ट होगा वो सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 3 कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो है कैपेसिटर का 3 कंसेप्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे जो है कम ऊर्जा जो है संचय करेगा। ठीक, सबसे कम ऊर्जा जो है कौन संचय करेगा? तो देखिए जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल सबका सेम है तो U की जो वैल्यू होती है 1/2 CV स्क्वायर होती है। पोटेंशियल अगर सबका सेम है तो जिस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस सबसे मिनिमम होगा वो सबसे कम एनर्जी स्टोर करेगा। तो आइए देखते हैं, 2 श्रेणी में है, एक समांतर में है, तो 2 श्रेणी सीरीज और उसके बाद एक पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि C है तो C और C, ये C/2 हो जाएगा इक्वलेंट, इसका C/2 हो जाएगा। और ये C पैरेलल में है तो C + C/2 3C/2 आ जाएगा। दूसरे में देखेंगे तो 2 समांतर में है, 2 समांतर में है यानी 2 पैरेलल हैं, उसके बाद जो है एक सीरीज बता रहा है। तो ये C और C एक टोटल मिला के 2C हो जाएगा और ये C है। इनका जब सीरीज निकालेंगे तो 2C × C अपान में 2C + C करेंगे तो ये ऊपर 2C स्क्वायर नीचे 3C, तो ये हो जाएगा 2/3C। और तीनों सीरीज में होगा तो ये आप देखेंगे ये C/3 हो जाएगा। और अगर तीनों पैरेलल में होगा, तीनों अगर पैरेलल में हो जाएगा तो ये आपको दे देंगे 3C। तो आप देख सकते हैं कि पहले में 3/2C दे रहा है, यहाँ 2/3C है, यहाँ C/3, यहाँ 3C है। तो इन तीनों में सबसे मिनिमम ये है। तो सबसे मिनिमम होने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तीसरे कंसेप्ट में सबसे मिनिमम होगी, यानी कि जब सभी तीनों सीरीज में होंगे तो आपका जो है सबसे मिनिमम एनर्जी स्टोर होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका ये एडियाबैटिक रिलेशन से है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से है। ये तीसरे क्वेश्चंस में आपको जो है सोल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडियल गैस जिसका प्रारंभिक ताप दाब आयतन इतना है, रुद्धोष्म एडियाबैटिक इक्वेशन है, एडियाबैटिक जो है एक्सपेंशन करा रहे हैं।
आयतन 5.66 भी हो जाता है तो आप T/2 हो जाता है, तो आप T/2 हो जाता है। पूरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। T/2 हो जाता है तो गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? ऑप्शन दिया 1, 3, 4 और ये 5। ठीक, तो इसमें से आपको ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि एडियाबैटिक इक्वेशन है और यहाँ पे आपको जो है इनिशियल वॉल्यूम V1 की वैल्यू V दिया हुआ है, T1 की वैल्यू T दिया हुआ है, V2 की वैल्यू 5.66 V दिया हुआ है और T2 की वैल्यू जो है T/2 दिया हुआ है। और ये आपसे जो है स्वतंत्रता कोटि ये पूछ रहे हैं, तो पहले आप देख लीजिए फार्मूला। गामा इक्वल टू 1 + 2/f होता है, तो गामा -1 की जगह आप 2/f जो है स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं T और V में रिलेशन। तो एडियाबैटिक इक्वेशन में PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है और उसके बाद P की जगह RT/V रख दीजिए। PV यहाँ देख सकते हैं PV इक्वल टू RT होता है, तो P की जगह RT/V रखेंगे तो ये हो जाएगा TV के पावर गामा -1 बराबर ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो यहाँ से निकालेंगे तो T1 V1 के पावर गामा -1 बराबर T2 V2 के पावर गामा -1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं T2 में T1 की जो वैल्यू होगी, T2/T1 की वैल्यू होगी वो V1/V2 के पावर में हो जाएगा गामा -1। और अगर आप देखें तो गामा -1 की वैल्यू जो है 2/f आई हुई है, तो यहाँ 2/f रख दीजिए। T2 में T1 की वैल्यू हो जाएगी V1/V2 के पावर में 2/f और f को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा T2/T1 के पावर में f इक्वल टू V1/V2 के पावर में आपको हो जाएगा 2। तो यहाँ T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू देख सकते हैं T/2 है, T1/2 हो जाएगा। तो T1/2 यानी कि 1/2 के पावर में f इक्वल टू V1 आपका V है, V2 कितना है 5.66 V है, तो ये हो जाएगा पावर में 2। तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा। 1/2 के पावर f इक्वल टू 1 इतना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर में f इक्वल टू 5.66 के पावर में 2। ये 6 के नियर अबाउट है, 6 का स्क्वायर 36 होता है लेकिन ये 6 नहीं है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये एक तरह से 2 के पावर 5 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो जब 2 के पावर 5 के इक्वलेंट हो जाएगा तो f की वैल्यू जो आपको 5 मिल जाएगी। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है इसका जो सलूशन होगा वो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ तीसरा क्वेश्चन का जो है सलूशन था। अब आइए बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कह रहे हैं कि फोटॉन का तरंग दैर्ध्य डबल कर दें तो उसका संवेग क्या होगा। तो देखिए जो संवेग होता है P बराबर h/λ होता है, तो लैम्डा डैश को हमने 2 लैम्डा कर दिया, तो P डैश की जो वैल्यू होगी h/2 लैम्डा। ठीक, तो यानी कि 1/2 h/λ हो जाएगा, यानी कि P डैश इक्वल टू P/2 हो जाएगा, यानी कि जो मोमेंटम होगा वो हाफ हो जाएगा। तो ये आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि यह लंबाई तथा ए क्रॉस सेक्शन एरिया का एक जो है सस्पेंडेड फ्रॉम वेटलेस वायर है और लटकाया गया, यदि इसके बाहर पे इसका जो आपसे दिया हुआ है, यदि तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक y हो और ऊर्ध्वाधर रेखा में नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो उसमें उत्पन्न कंपनों की आवृत्ति पूछ रहे हैं। तो देखिए जो टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2π √ m/k होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो n इक्वल टू 1/2π √k/m होता है। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, k जो होता है k इक्वल टू f/, में Δx हो सकता है, और यहाँ पे अगर तार का एक्सटेंशन यानी कि इसका इंक्रीजमेंट यल हो तो इसको Δl कह सकते हैं। तो देखिए f बराबर होता है फार्मूला YA/L Δl। ये कहाँ से आता है, ये यंग मॉडुलस होता है, y इक्वल टू f/a स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन Δl में यल। इसको सॉल्व करेंगे तो f बराबर ये मिल जाएगा। तो यह देखिए k की वैल्यू है, Δl को उधर भेज देंगे तो k बराबर आपको मिल गया YA/L। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी 1/2π, k की वैल्यू YA/L और ये है नीचे, तो ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमेशा एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो आपको ये जो है दूसरा सोल्यूशन आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए ये फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन है।
फ्लूक सेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक नल से जल 1 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है और नल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इतना है। मान लीजिए कि जल की पूरी धारा में दाब नियत रहता है, प्रवाह स्थायी है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो नल से इतने नीचे पर धारा के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखते हैं। देखिए एक नल है, ये नल है, यहाँ से ये इसका क्रॉस सेक्शन है, नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे गिरेगा तो ये जो है फैलेगा, ये जब नीचे गिरेगा तो ये जो लिक्विड होगा ये फैलेगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो दिया हुआ है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है ये 1 मीटर पर सेकंड है, तो यानी कि तरह से ये v1 हो गया और ये a1 हो गया। और यहाँ से ये 0.15 मीटर नीचे पूछ रहे हैं, यहाँ क्रॉस सेक्शन पूछ रहे हैं। क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A2 हो जा रहा है फ्लो का, तो इसको पहले V2 निकालना हो तो V2 यानी देखिए V1 है और ये फ्री मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, तो V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH लगाइए, तो V2 इक्वल टू ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस 2GH की ये जो वैल्यू हो जाएगी। V1 आपका है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 इंटू 10 इंटू H की वैल्यू 0.15 है। 0.15 इंटू 10 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो V2 2 हो गया। तो अब लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अवरत्ता का सिद्धांत, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए A2 इक्वल टू A1 V1 अपान में V2। A1 की वैल्यू है आपकी 10⁻⁴, V1 है आपका 1, V2 आ गया है 2, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻, ये जो है आपका 4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर जो है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका जो आंसर होगा देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 1.5 है और ये 1 है, और इसके बाद जो है ये आपको दिया 5 इंटू 10⁻⁵ और 2.5, तो ये आपको जो है 5 वाला ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही, 6 की बात हो रही। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो है 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न से प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी में 200 है और सेकेंडरी में जो है द्वितीय प्राथमिक द्वितीय कुंडली में क्रमशः 200 है। एनएस प्राथमिक NP दिया हुआ है 200 और NS दिया हुआ है 100। और प्राइमरी में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, प्राथमिक कुंडली प्राइमरी में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के, वो VP जो है वो 314 है। तो यहाँ से हम VS निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है VS/VP इक्वल टू NS/NP होता है, और ये हो जाएगा 200 अपान में 100 की बात करेंगे 2 हो जाएगा। तो VS इक्वल टू 2VP यानी कि 2 इंटू 314 वोल्ट। ये जो आया यहाँ पे जो VP है वो पीक वैल्यू दी हुई है, तो ये सेकेंडरी कॉइल की पीक वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंडरी कॉइल की पीक वैल्यू है, लेकिन ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर हो रहा है तो DC वोल्टेज चाहिए। तो VDC जो होता है वो V0 अपान में पाई होता है। ये वैल्यू आपको जो है याद रखनी है। V0 की वैल्यू है 2 इंटू 314 और ये 3.14 होता है। इसको कैंसिल करेंगे 100 हो जाएगा। तो ये VDC की जो वैल्यू आएगी ये 200 वोल्ट आ जाएगी। ये आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर जिसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा 0.975 दिया हुआ है और सतृप्त धारा है और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है, यानी कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। आधार धारा का मान 250 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। ठीक, यानी कि IB आपको जो है 250 दिया हुआ है और आपसे जो है IC पूछ रहे हैं, IC जो है पूछा जा रहा है। तो अल्फ़ा दिया है तो IB और IC में रिलेशन जो है, इसके लिए बीटा निकालना होगा आपको। तो बीटा जो होता है वो कॉमन इमीटर केस में होता है। तो कॉमन इमीटर केस में ये अगर निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपान में 1 माइनस अल्फ़ा होता है। 0.975 अपान में 1 माइनस 0.975 करेंगे तो ये 0.975 अपान में एक माइनस करेंगे तो 0.025 होगा, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो बीटा की जो वैल्यू होती है IC अपान में IB होती है। तो यहाँ से अगर आप IC निकालना चाहें तो बीटा इंटू IB आपको पुट करना होगा। बीटा की वैल्यू 39 है और IB की वैल्यू है 250 माइक्रो है, 10⁻⁶,
इसको सॉल्व करेंगे तो 9750 इंटू 10 के पावर -6, ये कॉमन कर देंगे तो ये 9.75 इंटू 10 के पावर -3 आ जाएगा, यानी कि जो IC होगा वो 9.75 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपका जो है सोल्यूशन हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 8 का जो है 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आप जो इसका सोल्यूशन जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए मैंने इसको पेन से लिख दिया है, तो इससे भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि दो इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, दोनों वायर्स का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, तो उनके बीच जो है फोर्स पूछ रहा है। ठीक, जी हाँ, दो कांस्टेंट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हैं और डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो इन पर फोर्स पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, इसके भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये कह रहे हैं कि डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक, ये डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई की वैल्यू, ठीक, यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर का आप लोग जानते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई डी होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F बराबर में QE। अब Q यहाँ पे लैम्डा दिया, तो लैम्डा इक्वल टू Q बाई L हो जाएगा, तो Q इक्वल टू लैम्डा L, तो F इक्वल टू लैम्डा L इंटू E, लेकिन हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, प्रति इकाई लंबाई, तो F बाई L की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा E हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा, और E की वैल्यू होगी 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई डी, और आप सॉल्व कर सकते हैं। F बाई L की जो वैल्यू होगी, F बाई L की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा स्क्वायर बाई में डी। तो ये आपका जो सोल्यूशन हो गया। तो आई होप कि ये जो है दूसरा सोल्यूशन आपको जो है मिल जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप देख सकते हैं 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इतना दिया है। ठीक, दो लाइट्स की वेवलेंथ आपको दी हुई है, दो मोनोक्रोमेटिक बीम्स लाइट की जो है वेवलेंथ जिनकी सेम है, इंटेंसिटी दी हुई है, और मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही थी कि दो कला संबद्ध एक वाणी समान तरंग वाले दो प्रकाशपुंजों की इनकी तीव्रताएँ, दो अलग अलग वेव्स हैं, और इनकी जो इंटेंसिटीज़ हैं 4i वो 9i दी हुई हैं, और अधिकतम और मिनिमम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम की जो वैल्यू होती है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, आई मैक्स जो होता है वो रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर होता है। तो I1 यहाँ पे जो है 4i दिखाई दे रहा है, और I2 9i है, तो 4i का रूट करेंगे तो 3 रूट में i, और 9i है तो ये 4 है तो 2 हो जाएगा, इसका 9 है तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25i आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 25i आ जाएगा। ये आपका जो है मैक्सिमम हो गया, ये आपका जो है मैक्सिमम हो गया। ठीक, इसी तरह से i मिनिमम अगर आप निकालना चाहें तो ये रूट में I1 माइनस रूट में I2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, तो रूट में I1 यानी कि 4i है तो 2i, 2 रूट में i, और ये माइनस I2 है तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट में i का स्क्वायर, 2 रूट में i 3 रूट में करेंगे तो माइनस रूट में i, माइनस रूट में i का स्क्वायर करेंगे तो i हो जाएगा। तो जो आंसर होगा ये हो जाएगा 25i, तथा i वाला ये वाला जो है ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये जो है थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से हम देखें तो यहाँ देख रहे हैं नियत ताप और दाब पर हो रहे प्रथम कोटि की अवस्था परिवर्तन में निम्न से कौन सी राशि नियत रहती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ऑकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक फंक्शन दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आप देखिए 3 क्वांटिटी मैं तीनों बता रहा हूँ। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन की अगर बात करें, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन की बात करें तो ये हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये h की जो वैल्यू होती है ये DH होता है, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, DS इक्वल टू माइनस PdV माइनस SDT होता है, माइनस PdV माइनस SDT होता है। और गिब्स फंक्शन की अगर बात करें, गिब्स फंक्शन की बात करेंगे तो D इक्वल टू ये आपको देंगे VdP
और ये माइनस हो जाएगा एस डी टी। और इसी तरह से एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी आपका होता है डी एच इक्वल टू, ये होता है, ये आपको मिल जाता है डी यू प्लस पी डी वी और प्लस वी डी पी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डी क्यू हो जाएगा पूरा मिलके, तो डी एच इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी। ये तीन फंक्शन आपको जो हमने बता दिया, ये हेल्महोल्ट्ज है, ये गिब्स फंक्शन है और ये एंथैल्पी है, और आप दोस्तों जानते ही हैं। अब देखिए पी डी वी प्लस एच डी टी, डी वी तब ज़ीरो होगा जब समायतनिक होगा, आइसोहोरिक होगा, डी टी आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल आइसोहोरिक रहेगा, आइसोथर्मल आइसोहोरिक, आइसोथर्मल आइसोथर्मल आइसोहोरिक, आइसोथर्मल आइसोथर्मल आइसोहोरिक होगा, तो ये ज़ीरो यानी डी एच की वैल्यू ज़ीरो, यानी कि आपको मिल जाएगा एच बराबर कांस्टेंट, यानी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो है कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से आइसोबारिक, डी पी की वैल्यू ज़ीरो, आइसोबारिक, और ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल आइसोबारिक यानी समतापी समदाबी होगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो डी जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से डी क्यू और वी डी पी आइसोबारिक और ये एडियाबैटिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक होगा, तो ये ज़ीरो, तो डी एच की वैल्यू ज़ीरो, और ये फिर से आपको जो है एंथैल्पी है, तो इसको ई से दिखा दीजिए ये, तो यहाँ पे आपको ई बराबर जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि एडियाबैटिक आइसोथर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, प्रेशर हो गया तो आइसोबारिक, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर, डी पी ज़ीरो डी टी ज़ीरो, तो जी बराबर ज़ीरो, डी जी बराबर ज़ीरो, यानी जी बराबर जो है कांस्टेंट, यानी कि गिब्स फंक्शन आपका जो है ये कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम दे, समतापी और समायतनिक दे, तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कांस्टेंट होगा, ठीक। आइसोबारिक और एडियाबैटिक हो, समदाबी और ऊर्ध्वोष्म हो, तो आपका जो एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। ये तब होगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम रहेगा, तो ये होगा, ठीक, और कांस्टेंट और प्रेशर और एडियाबैटिक रहेगा तो एंथैल्पी होगा। ये तीन चीज़ आपको जो है यहाँ पे सोल्यूशन देख लेना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सीरीज एलसीआर सर्किट का शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की अगर बात करते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता इसको कहते हैं। अनुनाद की तीक्ष्णता की बात करेंगे तो इसको हम लोग जो है क्वालिटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर होता है अनुनाद की तीक्ष्णता, यानी कि क्यू फैक्टर होता है। क्यू फैक्टर की जो वैल्यू होती है ओमेगा नॉट अपान में डेल्टा ओमेगा होता है, ये फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये बैंडविड्थ है, अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। इसी को हम लोग वी एल बाई में आर भी बोलेंगे, वी आर यानी कि इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज, रेजिस्टेंस का क्रॉस का वोल्टेज, और यही वैल्यू वी सी अपान में वी आर भी होती है। अब चूँकि सीरीज है तो आई एक्सएल आई आर आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यू की वैल्यू एक्सएल बाई में आर भी होगी, और यही एक्स सी बाई में आर भी होगी, यानी कि ये यहाँ से देखेंगे तो ये ओमेगा एल बाई में आर होगा, और यहाँ से देखेंगे तो ओमेगा सी आर होगा, और ये दोनों वैल्यू अगर सेम कर दिया जाए तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमको 1/r रूट में l/c भी मिलती है, ठीक। तो ये जो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की इतनी वैल्यूज़ हैं क्वालिटी फैक्टर की। अब आपसे कह रहा है कि प्रतिध्वनि यानी कि जो क्वालिटी फैक्टर है कब बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर कांस्टेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट रख दें, ओमेगा नॉट की वैल्यू कांस्टेंट रख दें, तो आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, आर का मान बढ़ाने पे घटेगा, ठीक। संधारित्र का मान बढ़ाएंगे तब भी ये घट जाएगा, एल का मान बढ़ाएंगे, एल का मान बढ़ाएंगे, एल का मान घटा रहे हैं तो अगर इसको हम घटा दें तो ये घट जाएगा, तो यल का मान बढ़ा दें, और अगर हम यल का मान बढ़ा दें तो ये जो है बढ़ जाएगा, ठीक। तो इन तीनों को करने पर हमारा घट रहा है, लेकिन इसको करने पर हमारा बढ़ रहा है, तो ये आपका जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका जो यहाँ पे सोल्यूशन है, इसका जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बहुत ही शॉर्ट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 को यहीं पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, समांतर प्लेट स्वाय संधारित्र की धारिता 1.5 माइक्रोफेरेड है। ये जो है ये आपका 1.5 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है, और इसके बीच की डिस्टेंस थी 6 mm, और यहाँ पे 3 mm का जो है कॉपर डाल दिया गया।
तो फार्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपान में D माइनस टी प्लस टी बाई में K, और चूँकि मेटल डाला गया तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो A एप्सिलॉन 0 बाई में D माइनस टी होगा, D कॉमन ले लेंगे तो A एप्सिलॉन 0 बाई में D अपान में ये आपको दे देंगे 1 माइनस टी बाई में D। अब A एप्सिलॉन 0 बाई में जो D होगा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की जो धारिता है तो C नॉट है, तो C नॉट यानी कि 1.5 अपान में T की वैल्यू कितनी है 3 और D कितना है 6, तो 3/6 करेंगे तो 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा और 2 पर चला जाएगा, तो ये 3 माइक्रोफैराड इसका जो है सलूशन हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको जो है इसका दूसरा ऑप्शन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो है क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो पतले लंबे समांतर तार एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, आई एम्पेयर की धारा है, एक तार दूसरे तार पे कितना बल लगाएगा, वो भी यूनिट लेंथ पे लगाना है। तो देखिए ये 2 तार हैं, इसमें आई है, इसमें भी आई है, इनकी डिस्टेंस भी है, तो ये वाला तार यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा B = μ0 अपान में 2π इनफाइनाइट। ठीक है, पतले लंबे समांतर तार है, इनफाइनाइट लेंथ वायर है, तो μ0 अपान में 2π I/r होता है, r की जगह B हो जाएगा। अब ये इस तार पे मैग्नेटिक फील्ड इसका इतना है, तो इस तार पे जो फोर्स लगेगा F बराबर IBL sin थीटा होता है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा, तो I इसका रहेगा लेकिन B जो होगा इसका रहेगा, तो IBL। तो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, एकांक लंबाई पर जो है बल, तो F/L = IB कर देंगे। तो I की जो वैल्यू होगी B की वैल्यू μ0 अपान में 2π I बाई में B, तो F बाई में जो L होगा μ0 अपान में 2π I स्क्वायर बाई में जो हो जाएगा ये B हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको हमको मिल जाएगा, ये पहला ऑप्शन जो है। निम्न तार के गेटों में से कौन सा तार के गेट मूल गेट नहीं है, तो आप जानते हैं कि और, नॉट और एंड जो होता है ये मूल गेट होता है, बाकी नैंड और जो है नॉर जो है ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। नैंड नॉर आपका यूनिवर्सल होगा, तो बच गया आपका XOR और XNOR जो है ये आपका जो है मूल गेट नहीं है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया जो है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 में देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इस पर कंफ्यूज मत होइए। कह रहा है कि यम मास क्यू आवेशित करने चिकने क्षैतिज समतल पर स्थित है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, यम और क्यू है इसका मास स्थित है, और इसी के अनुरूप आवेशित एक और कण है, इसी के अनुरूप का मतलब इसी के इक्वल, तो यहाँ पे ये इसी के इक्वल है M और Q, और ये इसके तरफ मूव कर रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से इसको फेंका गया होगा तो मूव करेगा। ये कह रहा है कि दूसरे इसी वेग से पहला कण की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी इधर से इधर प्रक्षेप किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो दूसरे कण से पहले दूसरे कण की पहले कण के निकटतम पहुंच की दूरी, यानी निकटतम पहुंच की दूरी मान लीजिए r डिस्टेंस तक ये पहुंचता है, ये यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, ये यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ तक ये पहुँच पाता है r डिस्टेंस तक। तो यहाँ तक आने का मतलब है कि जैसे जैसे इधर से आएगा, चूँकि सेम चार्ज है, रिपल्स करेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, तो काइनेटिक घटेगी पोटेंशियल बढ़ेगी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी घटते घटते यहाँ पर 0 हो गई, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, तो ये होगा 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं 1/4π ε0 Q1 Q2, तो ये भी Q है ये भी Q है, तो Q² हो जाएगा अपान में R हो जाएगा, तो हमें R चाहिए, 2 इधर हो जाएगा, तो 1/4π ε0 ये 2Q² अपान में mv², ये जो है इसका जो है डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन जो है सही हो गया। ठीक, अब बात करते हैं 17 की। 17 क्वेश्चन लेंस रिलेटेड है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं आपको कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले 2 एक समान समतल उत्तल लेंसों की समतल सतहों की दूसरा हटाकर एक लेंस बनाया गया। इस लेंस से किसी वस्तु की वास्तविक तथा उल्टा जो है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 40, 60, 80 और ये 100। देखिए ये पहले देख लीजिए कि 40 सेमी फोकस दूरी का समतल था, ये इसकी फोकल लेंथ 40, ये भी इसकी फोकल लेंथ 40, इनको दोनों को सटा दिया गया, यानी कि ये एक ऐसे बन गया। तो देखिए इसका पावर दोनों मिल गए, तो पावर डबल हो गया, यानी पावर डबल हुआ, P 2P हो गया, तो इसका मतलब फोकस जो होगा वो हाफ हो जाएगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी F = 40/2 यानी कि 20 सेमी हो गया। ठीक,
20 सेमी इसकी जो है फोकल लेंथ आ गई। अब देखिए, अब आप बात करिए कि जो है अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के ही बराबर प्राप्त करने के लिए वस्तु को प्लेन से कितनी दूरी पर रखना होगा। वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब आपको जो है प्राप्त करना है, वस्तु के बराबर ही आपको जो है प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वस्तु के बराबर ही आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो लेंस से कितनी दूरी पर आपको जो है रखना होगा। तो देखिए ये लेंस है, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका इक्वल इमेज इधर बनाना है। तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये f1 है, तो यहाँ पे 2f1, यहाँ ये f1 है तो ये 2f1। अगर 2f1 पे रखेंगे तो इसका जो इमेज होगा वो 2f2 पे बनता है। फोकल लेंथ सेम है तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन एक होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखेंगे तो इमेज जो 2f2 पे बनेगा वो सेम ऑब्जेक्ट का होगा, सेम साइज का होगा, सेम डिस्टेंस का होगा। ठीक, तो f की वैल्यू यहाँ 20 है तो 2f1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 सेमी हो जाएगी, यानी कि 40 सेमी पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा और लेंस से कितनी दूरी पर, 40 सेमी पर रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 17 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका बीट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीट्स का क्वेश्चन है। बीट्स यानी कि जो है विस्पन। तो ये देखिए एक स्वरित्र है, 20 सेमी लंबा है, सरमापी के तार के साथ कंपन करने पर 10 विस्पंद प्रति सेकंड दे रहा है। ठीक है, 10 विस्पंद प्रति सेकंड दे रहा है। और उसके बाद जो है आपको तार की लंबाई 22 में बदल दी जाए, तनाव वही रहे, तो विस्पंद आवृत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे ये एक जो है स्वरित्र है, ये स्वरमापी है, इसकी ये लंबाई पहले दी हुई है कितनी, 20 सेमी, ये 20 सेमी दी हुई है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी n1 होगी। अब ये इसके साथ कर रहा है तो 10 विस्पंद, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए n है, तो विस्पंद आवृत्ति यहाँ पे ये 10 है, यानी कि ये डिफरेंस होता है, विस्पंद आवृत्ति दोनों आवृत्तियों के डिफरेंस के बराबर होती है। दूसरे केस में इसकी लेंथ L2 हो जा रही है 22 सेमी, तो ये N2 हो जाएगा। और अभी भी ये जो है 10 ही विस्पंद दे रहा है। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, अभी भी 10 ही दे रहा है विस्पंद। तो इसका मतलब हो गया कि पहले देखिए n की जो वैल्यू होती है 1/2L अंडर रूट में T/m होती है। लंबाई बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी पहले लंबाई कम थी तो ये फ्रीक्वेंसी n1 ग्रेटर देन n था, और यहाँ पर लंबाई अब बढ़ गई तो यहाँ पे n2 लेस देन n हो गया। तो जो डिफरेंस होगा बीट्स, जो बीट्स आएगा B= यहाँ पे n1 माइनस n होगा जिसकी वैल्यू 10 है, और फिर सेकंड कंडीशन में जो बीट्स होगा वो n माइनस n2 होगा जो कि 10 है। अब इनको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी होगी, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, बीट्स दिया है 10, b की वैल्यू 10 दी हुई है, नंबर ऑफ बीट्स विस्पन दिया हुआ है, L1 L2 दिया हुआ है, n चाहिए, तो n बराबर फार्मूला होता है b L2 प्लस L1 अपान में L2 माइनस L1। b की वैल्यू है 10, L2 L1 ये 22 है और ये 20 है, 22 प्लस 20 हो जाएगा और ये 22 माइनस 20 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है 10 और ये हो जाएगा 22 प्लस 20 42 और ये हो जाएगा 2, कैंसिल कर देंगे 21 इंटू 10 कर देंगे तो 210 आ जाएगा, 210 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 210 हर्ट्ज़ ये वाला जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगी बात आपकी। तो ये आपका जो हो गया क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स है। ये कह रहा है कि 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो 20 फ्रिंजेस मिल रही हैं, 30 फ्रिंजेस अब पाने के लिए कितना वेवलेंथ जो है यूज करना होगा। तो देखिए ये स्क्रीन है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए इतने रेंज में x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस में आपको n1 फ्रिंजेस मिलती थी। तो n1 फ्रिंजेस मान लीजिए n1 फ्रिंजेस है तो एक फ्रिंज की विड्थ जो है बीटा होती है, तो x=n1 बीटा हो जाएगी। अब बीटा 1 और इतने ही डिस्टेंस में अब जो है आपको इतने ही डिस्टेंस में आपको जो है ये x है, ये n2 फ्रिंजेस मिल रही हैं और अब बीटा 2 फ्रिंज की विड्थ हो जाएगी, तो x=n2 बीटा 2। भाई इतने ही डिस्टेंस में n1 फ्रिंज है तो n1 फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी विड्थ होगी वो x इक्वल होगी।
अब इतने ही डिस्टेंस में n2 फ्रिंजेज हो गई, तो n2 फ्रिंजेज की जो विड्थ होगी वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगी, दोनों की इक्वल कर दी। तो n1 बीटा की वैल्यू जो होती है λ1 डी अपान में स्मॉल डी हो जाएगी, तो n2 λ2 ये, ठीक। स्लिट से पर्दे तक की डिस्टेंस और दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस ये तो चेंज होगी नहीं, तो ये सेम हो गया। तो n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, तो हमें n1 दिया है कितना 20, λ1 600, n2 दिया है 30 और λ2 चाहिए, तो λ2 की जो वैल्यू होगी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 इंटू 2 कर देंगे तो 400 एंगस्ट्रॉम आपको जो है मिल जाएगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, तो ये आपको हो जाएगा 400 नैनोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो पी टाइप चाहिए, तो पी टाइप के लिए आपको जो है ट्राईवैलेंट यूज करना होता है, ट्राईवैलेंट, और एन टाइप के लिए आपको जो है ये पेंटावैलेंट चाहिए होता है, पेंटावैलेंट चाहिए होता है, एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट चाहिए होता है। तो यहाँ देखिए गैलियम, सोडियम, गोल्ड वगैरह मिलाते नहीं है, सोडियम मिलाते नहीं है, गैलियम और आर्सेनिक, गैलियम लिक्विड होता है, तो हम लोग यहाँ पे आर्सेनिक मिलाएंगे तो पी टाइप मिलेगा। तो पी टाइप के लिए आपको आर्सेनिक जो है यूज करना होता है जर्मेनियम या सिलिकॉन में, ठीक है। तो ये जो है आपको आर्सेनिक और सिलिकॉन की वैल्यू जो है, आर्सेनिक या एल्युमिनियम वगैरह यूज करते हैं पी टाइप के लिए, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं 21 की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन जो है बड़ा ही कंसेप्चुअल है, 21 क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्चुअल है। इसका वीडियो मैं पहले आपको जो है दे चुका हूँ, जिसको कन्फ्यूज़न हो वीडियो में जो है देख सकता है। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि वीडियो कैसे यूज करते हैं इसका। देखिए कह रहा है ये आपको जो है पानी की 1000 छोटी छोटी बूंदें जिनका अर्धव्यास r है तथा आवेश q है मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है। बड़ी बूंद की सतह पर विद्युत विभव छोटी बूंदों की सतह पर विभव से कितना गुना होगा। तो इसके लिए एक सिंपल एक शॉर्ट फार्मूला होता है कि n बूंदें अगर मिल रही हैं तो v बिग बड़ी बूंद का जो विभव होगा n के पावर 2/3 v स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी बूंद का विभव दिया हुआ है, बड़ी बूंद का विभव निकालने के लिए n के पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर बड़ी बूंद का विभव दिया हो, छोटी बूंद का विभव निकालना हो तो n के पावर 2/3 से लेकर यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 1000 स्मॉल ड्रॉप्स है, तो 1000 हो गया n की वैल्यू, 2/3 करेंगे तो इसका मतलब 1000 के पावर में 1/3, फिर उसके पावर में 2 हो जाएगा, तो 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 टाइम्स आपको जो है इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। अब आइए बात करते हैं 22 की। 22 में आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज एज कंट्रोलर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकी रिएक्टर में नियंत्रक के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए दो होते हैं, एक होता है कंट्रोलर और एक होता है मॉडरेटर यानी कि मंदक, ठीक। मंदक जो होता है वो न्यूट्रॉन को स्लो करता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन को मेंटेन करता है, मतलब प्रोवाइड करता है, और नियंत्रक जो है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए ये जो ग्रेफाइट और बेरिलियम है, ग्रेफाइट और बेरिलियम जो होते हैं ये मंदक की भांति काम करते हैं, ये न्यूट्रॉन को मंदित करते हैं, ठीक। मंदित कर कर रिएक्टर में आवश्यक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आवश्यक न्यूट्रॉनों को तैयार करते हैं। लेकिन जो नियंत्रक होता है, नियंत्रक के लिए न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना पड़ता है, जो कि कैडमियम करता है। तो नियंत्रक के लिए कैडमियम छड़ का उपयोग करते हैं, लेकिन कैडमियम अगर नहीं है तो बोरान से भी नियंत्रक का काम हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ ग्रेफाइट और बेरिलियम जो होंगे ये मंदक होंगे, लेकिन बोरान जो होगा वो नियंत्रक होगा। तो यहाँ पे आप जो है बोरान यूज करेंगे, और अगर बोरान नहीं है तो कैडमियम भी यूज करते हैं नियंत्रक के लिए, कैडमियम भी नियंत्रक के लिए जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट आपको जो है मिल जाएगा, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। प्लैंक नियतांक की विमा किसकी विमा के समतुल्य है, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है किसके इक्विवेलेंट है। तो प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है बहुत ही सिंपल होती है, आप याद रखिए बोहर्स मॉडल, जिसमें L=NH/2 पाई होता है। सिंपल सा तरीका है जो आपको हमेशा याद रहेगा। आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है H/2 पाई का पूर्ण गुणज जो होता है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि H=2 पाई L/n, 2 पाई n का डायमेंशन होगा, नहीं तो H का डायमेंशन मतलब कि एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कह रहा है कि कोई कण एक स्थिर चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसका त्वरण होगा।
वृत्ति पथ पे चल रहा है और इस पर वेलोसिटी जो है, इसका चाल जो है कांस्टेंट है, यानी v बराबर कांस्टेंट है, लेकिन हर बिंदु पे जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होती रहेगी। तो हर बिंदु पे जो वेलोसिटी होगी चेंज होती रहेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी के कारण एक जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की ओर लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्री त्वरण या त्रिज्य त्वरण। लेकिन अगर चाल बदल रहा हो तो अभिकेंद्री त्वरण के साथ साथ स्पर्शरेखी त्वरण भी आ जाता है। तो स्थिर चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसका त्वरण केवल त्रिज्यीय त्वरण होगा, यानी कि केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, स्पर्शरेखी त्वरण अकेले नहीं होता, स्पर्शरेखी त्वरण जब भी होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन के साथ होगा। त्रिज्य और स्पर्शरेखी जो होते हैं वो तब होता है जब सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन चाल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, चाल बदलती रहती है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती है, और ये तो होगा ही नहीं। तो 24 में आपको केवल त्रिज्य त्वरण, क्योंकि स्थिर चाल से चल रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल रेडियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पर्शरेखी त्वरण नहीं होता है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हाउ मेनी 2 इनपुट NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ ए 2 इनपुट OR गेट। द्विनिवेशी OR गेट का कार्य संपादित करने के लिए कितनी द्विनिवेशी NAND गेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए NAND गेट ये होता है, NAND गेट ये होता है, A और B देंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपको मिल जाएगा A.B का बार। ठीक, ये NAND गेट है। अब NAND से और चाहिए तो मैं बता दूँ, NAND से नॉट अगर चाहिए तो एक NAND गेट चाहिए होता है, एक NAND गेट चाहिए होता है। NAND से अगर AND चाहिए तो 2 NAND गेट चाहिए होता है, लेकिन अगर NAND से अगर आपको और चाहिए तो कुल मिला के 3 NAND गेट की रिक्वायरमेंट आपको जो है पड़ती है। ठीक, NAND से नॉट चाहिए एक NAND गेट, NAND से AND चाहिए 2 NAND गेट, NAND से और चाहिए 3 NAND गेट। तो यहाँ देखिए आपका जो सलूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 3 NAND गेट की आवश्यकता आपको जो है होगी। अब बात करते हैं 26 में देखिए कह रहा है कि बिना द्रव्यमान तथा आकृति बदले पृथ्वी को एकाएक इसकी त्रिज्या के आधे तक संकुचित कर दिया जाए 24 घंटे के स्थान पर दिन की काल अवधि, यानी कि रेडियस को अगर हम हाफ कर दें तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अर्थ का, यानी एक दिन का मतलब टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, कितना टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं, जब एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। तो L बराबर आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। आई ओमेगा की वैल्यू बात करेंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू 2π/t बराबर कांस्टेंट, यानी कि r1 स्क्वायर अपान में t1 इक्वल टू r2 स्क्वायर अपान में t2। r2 की वैल्यू r1/2 है तो r1/2 करेंगे तो r1 स्क्वायर बाई में 4t2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं t2 इक्वल टू t1/4। पहले 24 घंटा था, अब जो है 4 से डिवाइड कर दिए 6 आवर हो गया। तो अब जो दिन होगा वो 6 घंटे का हो जाएगा अगर रेडियस हाफ कर दिए तो। ठीक, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सलूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। 27 की अगर हम बात करते हैं तो कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मीटर डायमीटर जो है डायमीटर 1 mm दिया हुआ है। ठीक, तो रेडियस आपका हो जाएगा 1/2 mm, यानी 10⁻³ मीटर भी लगा देंगे। और उसके बाद सरफेस टेंशन दिया हुआ T दिया हुआ है 0.073 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि पानी के इसकी उत्थान यानी कितना हाइट जो है चढ़ेगा। तो H बराबर होता है 2t cos थीटा अपान में r रो जी होता है। तो 2t की वैल्यू 0.073 cos थीटा, पानी की बात हो रही है तो 0 हो जाएगा, 1 होता है, cos 0 वैल्यू 1 हो जाती है। r की वैल्यू 1/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और डेंसिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी और हवा के लिए चूँकि थीटा 0 होता है और पानी का जो डेंसिटी होगा वो 10⁻³ होता है। जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो है 10 हो जाएगी। ठीक, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, 2 पर चला जाएगा। तो H की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0.073 इंटू ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 29, 4 3 12, 29.2 इंटू 10⁻, ये देखिए 30 है। तो 30 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻⁴। ठीक, 292। तो ये हो जाएगा 29.2 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि अप्रॉक्स आपको जो है 30 mm दे देंगे। ये आंसर हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 30 mm आपका जो है ये सलूशन हो जाएगा। ठीक,
अब आइए बात करते हैं 28 की बात कर लेते हैं। 28 में आपसे पूछ रहे हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है मास m है, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे कर रहा है। माध्य चाल, 3 तरह की वेलोसिटी जो होती है, RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और जो है मीन वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसके लिए मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ। इसका एक वीडियो भी है, आप चाहें तो हमारे जो है चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उस पर आपको मिल जाएगा, तीनों वेलोसिटीज़ की वैल्यू आपको जो है कैसे निकलती है वो दिखाई जा चुकी है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। राम में देखिए, ये RMS वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी यानी मीन वेलोसिटी, और ये होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। तो RMS वेलोसिटी जो होता है वो 3 kT/m होता है, ठीक। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 8 kT/πm होता है, ठीक। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो 2 kT/m होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। ये पहला ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे तो देखिए, इससे रहता ना, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे dV = 0 हो जाएगा, तो कोई वर्कडन नहीं होगा। कोई वर्कडन अगर नहीं होगा तो du = dq + dw की बात करते हैं। dw तो ये 0 हो गया, तो du = dq। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो 150 से होगा, लेकिन एक कैलोरी दिया हुआ, आंसर कैलोरी पर ग्राम पूछ रहा है, और ग्राम कितना है, 15 है। तो du की जो वैल्यू हो जाएगी 150/15, यानी कि 10 कैलोरी पर ग्राम जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये आपको जो है 10 कैलोरी पर ग्राम, ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो है हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। जब भी नॉट ट्रू वाला कोई कंसेप्ट आता है तो उसको स्पेशली आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें गलतियों की संभावना जो है सबसे ज़्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक। SHM की बात करें, सरल और गति कर रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। कण पर लगने वाला बल केंद्र की ओर दिष्ट करता है, सेंटर की ओर लग रहा है। कण पर लगने वाला बल केंद्र बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होगा। कण की गति ऊर्जा चरम बिंदु पर अधिकतम होगी। कण का त्वरण इसके चरम बिंदु पर अधिकतम होता है। तो F = -kx होता है, तो ये प्रोपोर्शनल तो x हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। सेंटर की ओर लगता है, इक्विलिब्रियम, ये मीन पोजीशन है, तो जो बल होता है SHM में वो हमेशा इधर की ओर ही लगता है, पहला वाला भी सही हो गया, ठीक। कण का त्वरण की बात करेंगे तो A = -ω² होता है। अल्फा चरम बिंदु का मतलब आयाम हो गया, यहाँ पे A रख देंगे तो ω² A हो जाएगा, तो ये भी अल्फा मैक्स ही हो गया, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। अब गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो 1/2 mv²। आप जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे चरम बिंदु पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया, तो तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, इसका मतलब ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक। बात करते हैं 31 की। 31 देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, SHM का ही क्वेश्चन है। SHM से 2 क्वेश्चन लगातार पूछ दिए यहाँ पे। कह रहा है ये x अक्ष के समीप सरल आवर्त गति कर रहा है, SHM कर रहा है। मीन पोजीशन से x1 व x2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी u1 व u2 तो सरलवृत्ति का दोलन काल क्या होगा। ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से अगर मान लीजिए आप यहाँ x1 लेते हैं तो x1 वेलोसिटी पे v1 दे रहा है, और यहाँ पे ये x2 लेते हैं तो यहाँ पे ये v2 दे रहा है। तो टाइम पीरियड आपसे जो है पूछा जा रहा है, तो आपकी जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है v = ω √a² - x² होती है, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि v² करेंगे तो ω² a² - x² करेंगे, v1 रखेंगे तो ये x1 हो जाएगा, v2² रखेंगे तो ω² a² - x2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर दीजिए v1² - v2², तो ω² कॉमन होगा, इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x2² - x1² हो जाएगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो रूट में v1² - v2² अपान में x2² - x1² हो जाएगी, और ओमेगा बराबर 2π/t होता है। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो t निकाल सकते हैं, t = 2π, ये x2² - x1² अपान में v1² - v2 का स्क्वायर। तो ये आपका जो है टाइम पीरियड हो गया। तो ये टाइम पीरियड आपको चौथा ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है
x2 स्क्वायर में x1 स्क्वायर अपान में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ये। और यहीं से आप चाहें तो डिवाइड कर लें, तो यहीं से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आयाम एम्पलीट्यूड आपसे पूछा जा सकता है, तो एम्पलीट्यूड अगर निकालना हो तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपान में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये आपका जो है एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये आपका जो है टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्वेश्चन में जो है ये एक तरह से स्टीफेंस लॉ पे बेस्ड है। देख सकते हैं कि 2 आइडेंटिकल बॉडीज आर प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड वेसल मेंटेन टेम्परेचर इतना, द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी इतना, सेकंड बॉडी इतना, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम 2 बॉडीज अप्रॉक्सीमेटली। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं स्टीफेंस लॉ, तो E प्रोपोर्शनल T के पावर 4 होता है, यानी कि E इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4 होता है। और अगर इसके सराउंडिंग में कोई अदर बॉडीज हो तो टोटल रेडिएटेड हीट जो होती है वो सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4। यहाँ पे एक सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 जो है सराउंडिंग है वो फिक्स है, T1 327 है और T2 जो है 227 है। तो अगर E1 अपान में E2 निकालेंगे, E1 अपान E2 अगर निकालें तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। तो T1 के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4 अपान में T2 के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4, यानी कि इसको अगर सॉल्व करें तो T1 अपान T0 के पावर 4 माइनस 1 अपान में T2 अपान में T0 के पावर 4 माइनस 1। अब देखिए T1 जो है 327 है, 327 में 273 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। और यहाँ पे 27 है, 27 में 273 जोड़ेंगे तो T0 की जो वैल्यू आएगी ये 300 केल्विन आएगी, क्योंकि 27 प्लस 273। और T1 जो होगा 327 प्लस 273 600 केल्विन हो जाएगा। और T2 जो होगा 227 प्लस 273 यानी कि 500 केल्विन हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो T1 अपान में T0 6 अपान में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 16 में से 1 गया, ये 15 हो जाएगा ऊपर। और T2 अपान में T0 यानी कि 5/3 के पावर 4 करेंगे तो 625 अपान में 81 माइनस 1। तो E1 अपान E2 की जो वैल्यू होगी तो हो जाएगा 15 इंटू 81 ऊपर चला गया, और 625 में से 81 माइनस करेंगे तो 544 आ जाएगा अप्रॉक्स। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 2.2 आ रहा है, यानी कि E1 रेशियो E2 की जो वैल्यू होगी ये 2:1 होगी, अप्रॉक्स 2:1 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सोल्यूशन है 2:1 जो है मिलेगा आपको। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम पीरियड SHM से ही है, सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड जो होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G होता है। अब यल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यल भी बढ़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि मेटल रॉड है, बार पेंडुलम है, रूम टेम्परेचर इंक्रीज बाई 10%, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना है, टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना % चेंज होगा। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूँ, डेल्टा T अपान में T इंटू 100% चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू 100। तो 1/2 अल्फ़ा की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर -6, डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 100 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 100 10 के पावर 3 यहाँ कर देंगे तो 10 के पावर -3, यानी कि 1 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड का वेरिएशन होगा। तो आपको ये जो है वेरिएशन याद रखना है, यही मेन कंसेप्ट है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में थोड़ा सा जो है जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंटिंग है, तो मिसप्रिंटिंग है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिए। बाकी आप जो है उसको बाद में जो है आप देख सकते हैं जब एग्जाम में थ्रू आएगा। तो 34 में बात करते हैं तो ईच वेव वेलोसिटी दी हुई है 0.5 सेमी पर सेकंड, यानी कि इसको 1/2 सेमी पर सेकंड कह सकते हैं। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 3 और वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा 6। तो लैम्डा दिया है तो यहाँ से वेव कांस्टेंट K इक्वल टू 2 पाई बाई में लैम्डा निकाल लेंगे, 2 पाई बाई में 6 करेंगे तो ये π/3 हो जाएगा। और V इक्वल टू ओमेगा बाई K होता है, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा V इंटू K, V की वैल्यू 1/2, K की वैल्यू π/3 यानी कि π/6 हो जाएगा। अब एक दो ज्ञात तरंगे यानी साइन वेव्स हैं और एक इधर से जा रही है एक इधर से आ रही हैं, तो इनका जो सुपरपोजिशन होगा तो जो रिजल्टेंट वेव आएगा, फार्मूला याद रखिए 2a cos kx और ये साइन ओमेगा t होता है। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 6 cos kx, k की वैल्यू कितनी है π/3, तो πx बाई में 3 हो गया, और साइन ओमेगा π/6 है तो π/60 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है तो यहाँ π/6 होगा, तो ये आपका जो आंसर मैनेज हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 पे अगर आप ध्यान दें, 35 की अगर बात करेंगे तो देखिए समान एक ही पदार्थ y सेम हो गया, समान लंबाई l सेम हो गया, समान तनाव t दोनों का सेम हो गया, यानी कि फोर्स सेम है, y सेम, l सेम, फोर्स सेम, व्यासों का अनुपात यानी कि R1/R2 दिया हुआ है 3/2, तो मूल आवृत्ति, तो फार्मूला होता है n बराबर आपको मिलता है 1/2L अंडर रूट में T/m। यहाँ पे जो m होता है मास ऑफ यूनिट लेंथ होता है, तो 1/2L T मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम की जो बात होगी एरिया इंटू लेंथ होता है, यूनिट लेंथ है तो एल की वैल्यू 1 होगी, तो एरिया हो जाएगा πr² इंटू 1, यानी कि πr² केवल होगा, तो πr² इंटू रो, r बार हो गया, तो ये प्रोपोर्शनल 1/r हो गया। तो n1/n2 की बात अगर करें हम लोग, n1/n2 की बात करें तो ये हो जाएगा R2/r1, यहाँ R1/r2 3/2 दिया था, तो ये आपको दे जाएगा 2/3, ठीक। तो ये आपका जो है 2/3, ये जो है तीसरा वाला जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है 36 क्वेश्चन है। 36 में क्लोज और ओपन की बात हो रही है, तो क्लोज में 1:3:5 का रेशियो होता है, ओपन में 1:3 का रेशियो होता है, और ये 1 यानी कि फंडामेंटल होगा, तो n इक्वल टू V/4L होता है, और यहाँ पे जो n होगा वो V/2L होगा, तो इसी का 1 2 3 मल्टीपल, ये 1:3:5, तो इसका फर्स्ट ओवरटोन यानी कि 3 टाइम्स, तो 3V/4L1, और इसका फर्स्ट ओवरटोन यानी कि सेकंड टाइम्स, तो 2V/4 2L2, और ये दोनों आप सेम कर दिए, तो V से V कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3/4L1 की अगर बात हो, 3/4L1 बराबर 1/L2 हो जाएगा, तो यहाँ से आप L2 निकालेंगे तो 4/3L1 हो जाएगा। L1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, 30 रखेंगे, 30 रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा आपका 4/3 इंटू 30 कैंसिल होगा, 10 हो जाएगा, तो L2 की वैल्यू आपको दे देंगे जो है 40 सेमी, तो L2 की वैल्यू जो है आपको 40 सेमी मिल जाएगी, तो ये आपका जो है 40 सेमी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 की बात अगर कर लें, क्वेश्चन नंबर 37 तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, स्लिट की विथ d है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो एंगुलर विड्थ चाहिए, तो एंगुलर विड्थ के लिए फार्मूला होता है E sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, ठीक। और केंद्रीय उच्चिष्ट की बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो E sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा को हम लोग थीटा ही मान लेते हैं, तो E थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा इक्वल थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई E हो जाएगा, E की जगह आपको यहाँ पे D दिया हुआ है, तो अब D कर लो, D हो गया, ये D हो गया। अब ये सेंटर पे है, तो सेंटर के दोनों तरफ केंद्र उच्चिष्ट होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई में D, तो ये आपको जो है पहला ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करते हैं तो ये सोलेनाइड है, सोलेनाइड का जो है सेल्फ इंडक्टेंस, तो L बराबर N फाई बाई में I होता है, और फाई इक्वल टू BA होता है, तो NBA/में I, B की जो वैल्यू होती है μ0NI होता है, यानी कि B की वैल्यू μ0N/Li, यहाँ पे ये N जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक। तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो L बराबर देखिए N, B की वैल्यू μ0NI/L इंटू A/में I से ही कैंसिल हो जाएगा, तो N² μ0A/में L, ये पहला ऑप्शन आपको जो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लीजिए। 39 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई कंसेप्ट एक साथ छुपे हुए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि V वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन के दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, तो इलेक्ट्रॉन के लिए रूट में 150/में V होगा, इसी की वैल्यू 12.27/में रूट V होता है, और यही पॉजिट्रॉन के लिए भी होता है, पॉजिट्रॉन के लिए होगा, ठीक। प्रोटॉन अगर हो इसी तरह से क्वेश्चन में तो ये आपको देगा 0.286/में रूट V एंगस्ट्रॉम देगा, ठीक। अल्फ़ा पार्टिकल अगर आपका देता है तो ये 0.101/में रूट में V एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक। और उसके बाद अगर ड्यूटेरियम है, ड्यूट्रॉन पार्टिकल है, अगर ड्यूट्रॉन पार्टिकल की बात करेंगे तो ये लैम्डा इक्वल टू 0.202/में रूट में V
एंगस्ट्रॉम होगा। इसी तरह न्यूट्रॉन होता तो न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है तो आप पोटेंशियल नहीं देगा, वो एनर्जी देगा। तो न्यूट्रॉन की अगर बात करना, न्यूट्रॉन की अगर बात होगी तो न्यूट्रॉन के लैम्डा एन की जब बात करेंगे तो 0.286 अपान में ये जो है आपको ये रूट में ई और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये न्यूट्रॉन के लिए जो है वेवलेंथ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, दो टुकड़े जिनकी लंबाई 1:2 है, जिनके व्यास लंबाई L1:L2 दिया है 1:2 और व्यास दिया है D1:D2 इक्वल टू 2:1। तो यही R1:R2 हो जाएगा। जो व्यास का होगा वही रेडियस का होगा, क्योंकि 2R1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फोर्स एक ही है, वृद्धियों का अनुपात चाहिए तो F बराबर में YA डेल्टा L बाई में L हो गया। तो हमें फोर्स एक ही है, सेम तार है, Y भी सेम हो गया। अब डेल्टा L का चाहिए तो डेल्टा L बराबर L बाई में A YA और ये कितना हो जाएगा F इंटू L। तो ये अब डेल्टा L1 अपान में डेल्टा L2 की अगर बात करना तो ये हो जाएगा L1 अपान में L2 और ये नीचे है तो एरिया पाई R स्क्वायर, तो पाई पे कैंसिल हो जाएगा R1 अपान में R2 अपान में R1 का होल स्क्वायर। L1 अपान L2 1/2 दिया है, R2/R1 देखेंगे तो ये R1 R2 2 है तो R2 R1 2 1 हो जाएगा 2/1 का। R1 R2 2/1 है तो R2 R1 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 ये 1/8 यानी कि 1/8 रेशियो इसका जो है आपको मिल जाएगा। ठीक, 41 पे जो है 41 क्वेश्चंस की अगर बात करनी हो तो 41 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि h हाइट पे g का मान पृथ्वी के अंदर d गहराई पे वही हो तो d और h के मान में क्या रिलेशन होगा। तो h हाइट पे जाएंगे तो 1 - 2h अपान में r ही होता है इंटू जी, और डेप्थ में जाएंगे तो 1 - d अपान में r ही इंटू जी होता है। दोनों की वैल्यू सेम है, कंपेयर करेंगे तो d = 2h। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि सबको लगभग पता होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये होता है g अपान में 1 + h अपान में r का होल स्क्वायर, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो 1 + h अपान r की पावर -2 होगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये रिलेशन आपको जो है मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो कार्नो इंजन की दस्ता 25 है, स्रोत का ताप इतना है, सिंक का ताप चाहिए। तो दस्ता का जो फार्मूला होता है 42 की बात कर रहे हैं तो ईटा = 1 - T2/T1 होता है। ये सिंक है और ये सोर्स है तो हमें T2 चाहिए, तो T2 = हो जाएगा 1 - ईटा इंटू T1। 25% है तो 1/4 T1 आपका जो दिया हुआ है 327 में 273 जोड़ेंगे तो 600 तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 600 यानी कि ये कैंसिल होगा, यानी कि 450। ये केल्विन में सेंटीग्रेड में निकालना होगा तो 450 में से 273 माइनस करेंगे तो ये 177 हो जाएगा। ये जो है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं तो देखिए इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पे, इसका एक एंड यहाँ पे, इसका एक एंड यहाँ पे, इसका एंड यहाँ पे, ये पैरेलल हुआ। इसी तरह ये और ये पैरेलल होगा तो 8 और 2 का पैरेलल, 8 पैरेलल 2 है तो 8 × 2 अपान में 8 + 2 ये 1.6 होगा। 6 पैरेलल 4 है, 6 × 4 अपान में 6 + 4 2.4 होगा। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 1.6 + 2.4 जो होगा ये आपका जो है कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। यानी ये और ये मिलके सीरीज दे देंगे आपको 4, 3 और 6 पैरेलल में हो गया, पैरेलल 3 पैरेलल 6। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 4 × 3 × 6 अपान में 4 × 3 12, 3 × 6 18, 6 × 4 24। तो ऊपर हो जाएगा 72, नीचे हो जाएगा 18 12 30 और 24 54, 3 और ये 4, तो R की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ये आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपको जो है मिल जाएगा। अब बात करते हैं 44 की। तो 44 क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो
44 में अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। 44 में अगर आप बात करते हैं, 44 क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें आप, 44 में ये लिखा हुआ है कि 20 वोल्ट दिया हुआ है, ये आपको 20 वोल्ट है, वी नॉट जो है 20 वोल्ट है। और आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो विरोधी विभव होता है, इससे मैक्सिमम एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्स हो जाते हैं। तो के इक्वल टू ई वी नॉट, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 20 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सॉल्व होकर आपको जो है 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 18 जूल हो जाएगा। तो ये आपको जो है ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से 45 की अगर बात करेंगे, ये 44 था, 45 की अगर बात कर रहा है तो आयरन पे 2 किलोवाट, पी दिया है 2 किलोवाट दिया हुआ है, वी दिया है 250 रेजिस्टेंस चाहिए। तो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है, R बराबर वी स्क्वायर बाई पी होगा। 250 इंटू 250 कर दीजिए, अपान में P कर दीजिए 2 इंटू 100, 1000, 4 हो जाएगा, काट देंगे 2 और ये हो जाएगा 125, तो 125 बाई में 4 हो जाएगा ये। तो ये आपको मिलेगा 31.25 ओम, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन। इसी तरह से 46 में आइए, चार्ल्स लॉ होल्ड्स फॉर एन आइडियल गैस डिटेक्टिंग। चार्ल्स लॉ में जो होता है P बराबर कांस्टेंट होता है, तो V प्रोपोर्शनल T हो जाता है। तो P बराबर कांस्टेंट जो होता है वो आइसोबारिक के लिए होता है। आइसोबारिक यानी कि समदाबी की बात करते हैं, समदाबी। चार्ल्स लॉ P बराबर कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल T, आइसोबारिक समदाबी प्रक्रम। तो ये आपका आइसोबारिक हो जाएगा। आइसोथर्मल होगा तो बायोस लॉ होगा, आइसोबारिक होगा तो गेलुसाक लॉ होगा, ठीक। आइडियाबैटिक होगा तो पैसन लॉ होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 46 क्वेश्चन नंबर हो गया, 46 क्वेश्चन हो गया। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म इतना, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म यानी कि समबाहु, और इसके एक सरफेस पे जो लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल चाहिए। तो देखिए ये डायरेक्ट गया, ये आ गया, ये 60 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, ये 30 हो गया, यानी ये 60 हो गया, यानी कि इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/1.5, यानी कि 3/2। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल निकालेंगे सेकंड सरफेस पे, ये डेंस हो गया, रेरर हो गया, तो डेंस रेरर में जा रहा है। तो अब निकालना है कि ये जाएगा कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के कारण बैक हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो साइन C इक्वल टू 1/n यानी कि 2/3 होगा। यहाँ पे 2/3 यानी कि 0.666 है। तो साइन C ये जो वैल्यू है वो रूट में 3/2 से कम है, यानी रूट में 3/2 से कम है, यानी कि ये साइन 60 से कम है, यानी कि C की वैल्यू लेस देन 60 हो जाएगी। यानी क्रिटिकल एंगल जो है 60 डिग्री से कम है, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल के से ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पे I ग्रेटर देन C हो गया, ठीक। 60 इक्वल टू I, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है जो कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे हो रहा है, और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 60 से कम है, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये रेज रेयर मीडियम में न जाकर डेंस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होके बैक आ जाएगी। तो अब इंटरनल TIR रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो ये 60, तो ये इमर्जेंट रे भी 60, तो इनके बीच का जो एंगल होगा 120 हो जाएगा। तो 120 डिग्री आपको जो है मिल जाएगा, ये आपका जो है सलूशन हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 की अगर बात करते हैं तो 1 किलोवाट 500 वाट, P1 दिया है 1 किलोवाट, P2 दिया है 500 वाट, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। तो 1 किलोवाट प्लस 500 वाट 0.5 वाट, 1.5 किलो वाट ये होगा। और अगर ये चीज़ सीरीज में होता तो P1 P2 अपान में P1 प्लस P2 होता, ठीक। तो ये आपको जो है 1.5 किलोवाट इसका सलूशन मिल जाएगा। 49 की बात करेंगे
समान चुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री है तो 90 डिग्री पे रहता है तो सर्कुलर पाथ होगा। 90 डिग्री पे अगर करता है तो वृत्ताकार होता है। 0 180 पर रहेगा तो सरल रेखा हो जाता है। और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 हो तो इस सिचुएशन में जो होता है वो कुंडलिनी के आकार का होता है, हेलिक्स हो जाता है। तो ये पहला हो जाएगा, कुंडलिनीकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करते हैं तो उच्चतम बिंदु पे एट पीक पॉइंट पे अगर निकालें तो के इक्वल टू होता है ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा और यू इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ई नॉट की जगह ई दिया हुआ है इतने, जहाँ पे ई नॉट जो है जिस एनर्जी से फेंका जा रहा है तो ई दिया हुआ है और थीटा 60 है तो कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 60 की बात करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये ई बाई जो है 4 हो जाएगा। ये आपका पहला ऑप्शन। तो ये सलूशन 2018 का जो है बीएचयू एंट्रेंस पेपर का था। तो आई होप कि ये जो है सलूशन आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। तो इसी तरह के और भी सलूशन पाने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।